मैं आपका निखिल सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब तक मैंने आपको सोशल साइंस में बहुत सारी वीडियोस दे दी हैं, जिसमें कि पहले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि सोशल साइंस क्लास 10th में कितने पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे दूंगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के भी उसको आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहला चैप्टर हिस्ट्री में उठाया था, जो कि आपका था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जी हाँ दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको दूसरे माफ करें, उसी के जो पार्ट्स हैं मैं उसको पढ़ा रहा था। उससे मैंने पहले बताया था कि फ्रांस की क्रांति के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने बताया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इटली का एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली। उसके जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाकर के देख सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है जर्मनी के एकीकरण से बेस्ड पूरा वीडियो हम लोग का होने वाला है। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपसे कहूंगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए जितनी लंबी हमारी वीडियो होगी उतना टाइम आपका एकदम अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा और आप कहेंगे कि वाह मेरा समय तो यूज हो गया है ना। तो इसको जरूर देखिएगा पूरा, जिसमें कि आज मैं आपको इस वीडियो के बीच में, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था कि मौका मिला मैं आपको नेपोलियन के बारे में जरूर बताऊंगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट जी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो उसको भी आप जरूर देखिए। सब देखने के लिए आपको हमारी वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए समय आपका ना लेते हुए ज्यादा हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखिए हमारा क्या है, जर्मनी में एकीकरण या फिर जर्मनी का एकीकरण। तो ये कितने दिन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था 1866 से 1871 के बीच में। कब हुआ था? 1866 से 1871 के बीच में हुआ था, यानी कि बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगा था इटली के एकीकरण। फ्रांस की क्रांति की तरह कम ही समय लगा था, लेकिन सब कुछ हो गया था। ठीक, तो जर्मनी के एकीकरण के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, या फिर इसको आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। इसके बाहर से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाहर से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। ठीक है, चलिए। तो क्या था, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। किसने किया? बिस्मार्क ने किया। अब आपके मन में पहला प्रश्न आता है कि सर बिस्मार्क कौन थे? तो आप यकीन करें निखिल सर आपको सब बताएंगे। तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, यानी कि इनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था इसमें। बिस्मार्क कौन थे? वो प्रशा था। प्रशा क्या है? ये यूरोप का, या फिर हम कह रहे हैं कि जर्मनी का एक राज्य था। जैसे हमारे भारत में कुल कितने राज्य? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसी तरीके से ये क्या था, प्रशा वहां का एक राज्य था। कहाँ का राज्य था? तो ये जर्मनी का, मैं लिख देता हूँ, ये जर्मनी का क्या था? राज्य था ना। तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया और बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। वहां के जो शासक थे, या हम कह सकते हैं शासक को राजा भी कह सकते हैं ना। तो प्रशा के जो राजा थे उनका नाम था विलियम प्रथम। क्या नाम था उनका? विलियम प्रथम। ये सब क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ देता है एग्जाम में कि प्रशा का शासक कौन था, उनके प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क थे। ठीक, यहाँ तक आपको बात क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का क्या था? प्रधानमंत्री था। ठीक, इनकी कहानी भी आगे आएगी, उनके बारे में आपको बताता हूँ। फिर देखिए, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। यानी कि जो बिस्मार्क थे, कौन थे? बिस्मार्क थे। वो कौन थे भाई? विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री थे, जो कि प्रशा राज्य के शासक थे। तो बिस्मार्क जो थे वो चाहते थे कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो प्रशा के नेतृत्व में हो, यानी कि प्रशा जो राज्य है उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण क्या हो, की प्रक्रिया प्रारंभ हो और पूरी हो। ठीक, तो बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। ठीक, फिर आपका कि विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 को पहनाया गया। यानी कि विलियम कौन थे? तो विलियम प्रथम जो थे वो प्रशा के शासक थे। ठीक, और ये बिस्मार्क क्या चाहता था? बिस्मार्क चाहता था कि जो जर्मनी का एकीकरण है वो प्रशा के नेतृत्व में हो। ठीक, इसके लिए क्या किया गया कि विलियम जो प्रथम थे उनको, विलियम प्रथम को जर्मन संघ के सम्राट, किसके? जर्मन संघ। संघ का मतलब क्या होता है? संगठन होता है। संगठन मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है ना। तो जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप यकीन मानिए ये आपसे यूपीएससी में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। तो कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 को पहनाया गया। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि इन्हें वहां का शासक फिर से कब घोषित कर दिया, सम्राट फिर से कब घोषित कर दिया गया? तो 8 फरवरी 1871 को। और आप बोलोगे सर 1867 से 1871 के बीच में था, पहले ये बात क्यों बता रहे हो? तो मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा। ठीक, अगला हमारा कि बिस्मार्क को सबसे ज्यादा डर फ्रांस से था।
बिस्मार्क को डर भी था, किससे था? फ्रांस कंट्री से था, क्योंकि ये क्या था? ये जर्मनी के एकीकरण में बाधा बना हुआ था। ठीक है, तो बिस्मार्क को सबसे ज्यादा डर किससे था? फ्रांस से था। और फ्रांस का मैंने पता सेनापति कौन था? बोनापार्ट थे। कौन से बोनापार्ट? नेपोलियन बोनापार्ट ना, जो कि बाद में चल के सम्राट बने। तो जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। तो जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, किसको माना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। चलिए, इतनी बार इनका नाम आ रहा तो मैं इनके बारे में बता भी देता हूँ आपको, नेपोलियन बोनापार्ट थे कौन। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे एक महान सम्राट थे ना। क्या थे? महान सम्राट थे। जैसे राज्य के राजा होते हैं वैसे साम्राज्य के सम्राट होते हैं। ठीक, जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे ग्लेशियर्स से क्या बनता है, मतलब झरने गिरते हैं, उससे क्या बनता है? हमारी नदी बनता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जिलों को मिलकर के क्या बनता है? राज्य बनता है। राज्यों के मिल से क्या बनता है? भारत देश बनता है। ठीक है, फिर कोई भी अदर कंट्री बनता है। उसी तरीके से राज्य के क्या होते हैं? राजा होते हैं। और पूरे साम्राज्य के क्या होते हैं? सम्राट होते हैं। सम्राट जो होते हैं उनके नेतृत्व में या उनके अंडर में टोटल 5 से 6 राज्य या उससे भी ज्यादा राज्य रहते हैं, उन्हें सम्राट कहते हैं। ठीक, तो बने तो नेपोलियन जो थे इनको बहुत ज्यादा शौक था क्या करने का? जो काम असंभव लगता हो उसको संभव बनाने का। यानी कि लोगों के मन में था कि ये काम असंभव आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ये कहते थे नहीं, जो असंभव है उसको हम संभव बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि इंसान की या फिर ह्यूमन बीइंग के शब्दकोश में असंभव का शब्द होना ही नहीं चाहिए। ठीक, तो एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, इससे आप इनके व्यक्तित्व को अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। एक बार जो कि बहुत ही ज्यादा ऊंचा माउंटेन है यूरोप का, वो है आल्प्स पर्वत। कौन सा है? आल्प्स माउंटेन है, जो कि हमारे यहाँ पूरे विश्व में सबसे ऊंचा कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। और आल्प्स माउंटेन जो है, आल्प्स माउंटेन पर्वत जो है वो यूरोप का क्या है? बहुत ही बड़ा सा पर्वत है। ठीक, तो क्या हुआ कि एक बार युद्ध करने के लिए जा रहे थे किसी से, और वो जो बंदा था वो जानता था कि आल्प्स जो पर्वत है उस पर कोई भी नहीं चढ़ सकता, कोई भी नहीं चढ़ सकता, और इतने बड़े सैनिक को लेकर के तो कोई भी पहुंच ही नहीं सकता। तो इन्होंने क्या किया, ये बोले कि ठीक है, जो असंभव उसको मैं संभव करूंगा। तो वो चल दिया आल्प्स पर्वत की तरफ। फिर हुआ क्या, एक वृद्ध औरत उनको मिली और मिल करके बोली, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं आल्प्स पर्वत पर जा रहा हूँ, मुझे युद्ध करना है। तो उन्होंने बोला, बूढ़ी दादी ने बोला कि बेटा आल्प्स पर्वत पर जा आज तक कोई पहुंच नहीं पाया, और जो पहुंच भी गया है वो जाकर के वापस नहीं आ पाया। तो बेटा आप यहाँ से वापस लौट जाओ, आप वहां ना तो जा पाओगे और ना ही वहां से वापस चले आओगे। तो इन्होंने हीरो का हार जो अपना पहना हुआ था उनको निकाल करके दे दिया और बोला कि आपने आज मेरा मनोबल और भी ज्यादा ऊंचा कर दिया है, क्योंकि आपने मुझे बताया कि काम असंभव है, जो कि मेरे शब्दकोश में है ही नहीं, मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। तो औरत बहुत ज्यादा खुश होती है और इनको आशीर्वाद देती है कि बेटा आप जाओ, आप जरूर जीत करके आओगे। अब इनके सैनिक घबरा गए, कह रहे यार ये किस पागल से मेरा पाला पड़ गया, ये तो मतलब वहां जाएगा भी और वहां तो जाकर के कोई वापस भी नहीं आ पाता, तो हम लोग कैसे चलेंगे। अब सैनिक लोग डर गए। तो फिर इन्होंने क्या बोला कि अच्छा ठीक है, आप लोग मेरे साथ चलो। किसने बोला? नेपोलियन ने बोला आप लोग मेरे साथ चलो, जब आल्प्स पर्वत चला आएगा तो आप लोग वहां से वापस लौट जाना, लेकिन आप आल्प्स पर्वत तक मेरे साथ चलो, क्या पता वहीं पर मुझे वो मिल जाए युद्ध करने के लिए। तो सारे सैनिक हिम्मत बांध करके उनके साथ साथ चलने लगे। तो एक पर्वत दिखा, तो उनसे एक सैनिक ने पूछा क्या महाराज यही आल्प्स पर्वत है? उन्होंने बोला कि नहीं यार, ये तो छोटा मोटा पर्वत है, आल्प्स पर्वत अभी बहुत आगे है, बहुत ऊंचा पर्वत है। वो लोग ऐसे करते 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 कई सारी श्रृंखलाएं पड़ी पर्वत की, उसको उन्होंने क्रॉस कर लिया। फिर आ गया एक जगह, पूरा सिर्फ मैदान था, प्लेन था, मैदान ही मैदान था। तो उनके सैनिक ने पूछा महाराज अब बताइए अब और कितने दूर पर पर्वत है? इन्होंने बोला कौन सा पर्वत? तो बोला अरे महाराज आल्प्स पर्वत, यहाँ से दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। उन्होंने बोला कि आप लोग अभी जो क्रॉस करके आए हो, जिस पर से चढ़ करके आप आए हो, वही आपका आल्प्स पर्वत था। सैनिकों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुए कि यार वाकई में आज हमने असंभव को संभव कर दिखाया। तो ये इनकी एक छोटी सी कहानी थी, इससे आप इनके व्यक्तित्व को आराम से पहचान सकते हैं। ये ना सिर्फ वहां पर गए बल्कि युद्ध जीत करके भी वापस है। तो चलिए अब जर्मनी के एकीकरण पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो क्या था कि जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को कब माना जाता था? ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि जर्मनी की जो आर्थिक राष्ट्रवाद थे, कौन था आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता था? तो फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता था। ठीक है, फिर है कि जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता है, यानी कि जर्मनी का जो राष्ट्रीय सभा होता था ना, क्या होता था? राष्ट्रीय सभा, यानी कि
नेशनल जो आपके राष्ट्रीय तौर पर होता है उसको क्या कहा जाता है, डायट के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है एग्जाम में, ठीक, कि जर्मनी की राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता था, तो डायट के नाम से जाना जाता था। फिर यह फ्रैंकफर्ट में होती थी, कहां पर होती थी, यह फ्रैंकफर्ट में होती थी, ठीक है। तो जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता था, यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। अगला पॉइंट जो है वो भी बहुत अच्छा है कि 1815 ईस्वी से, कब से लेकर के कब तक, 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, यानी कि ऑस्ट्रिया का क्या था, शासन था, किस पर था, जर्मनी पर। तो 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया क्या था, आधिपत्य था, या हम कह सकते हैं शासन था, ठीक है, शासन था ना। फिर क्या है, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटरनिक के बारे में अक्सर पूछा जाता है। डायरेक्ट या तो ये पूछ रहे थे कि मेटरनिक कौन थे, फिर बोल दिया जाता है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो मेटरनिक था, ठीक। फिर फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ था, पहली चीज तो ये पहला क्वेश्चन बन गया कि जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किस नाम जाना था, डायरेक्ट नाम जाना था, ये फ्रैंकफर्ट में होती थी। फिर हो गया कि फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई में 1848 ईस्वी में हुआ था, यानी कि फ्रैंकफर्ट संविधान, किसका संविधान, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 ईस्वी में किया गया, ठीक। फिर 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना, यानी कि 23 सितंबर 1862 ईस्वी को किसको, बिस्मार्क को क्या बना दिया गया, प्रशा का चांसलर बना दिया गया, ठीक। इनके सम्राट के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। तो 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर बना दिया गया। फिर विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि बाजीगर का शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था और कब हुआ था, तो आप बोल सकते हो जर्मनी के एकीकरण में बाजीगर का शब्द का यूज हुआ था, और विलियम प्रथम ने किसके लिए कहा था, बिस्मार्क के लिए कहा था ना। तो विलियम प्रथम ने ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विलियम प्रथम ने किसके लिए बाजीगर कहा था, किसको बाजीगर कहा था, तो बिस्मार्क को कहा था, ठीक। अगला पॉइंट है आपका कि सेरेजुआ के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि ऑस्ट्रिया को क्या किया, अंत में इन्होंने हरा दिया, ठीक। उसका क्या निकला परिणाम, तो सेरेजुआ के युद्ध में, ये डेट्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री के, ये आपको याद करने पड़ेंगे ना, इसको आप लिख लीजिए, लिख करके एक दो और पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। आप हमारी वीडियो को अगर अभी तक आपको लग रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है, आप अगर फिर से शुरू करके फिर से देखिए लास्ट तक, आपकी ये टॉपिक जो है चैप्टर जो आपको पूरा तैयार हो जाएगा, और नीचे दिए हुए लिंक से आप बाकी सारी चीजों को भी अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो सेरेजुआ के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने, किसने, ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करना मतलब सरेंडर कर देना, मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा ना, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, ठीक है, तो वही चीज है ना। सेरेजुआ के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, कह रहे भैया बस अब हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब जो करना है आपको ही करना है, ठीक है। तो ये हुआ। उसका फिर सेरेजुआ के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण किया, वही तो चीज है, ठीक, सेम मैंने लिख दिया है। तो सेरेजुआ के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और पॉइंट्स को जानते हैं और उसको आपको फिर हम शुरू करते हैं, ठीक। तो क्या दिया हुआ है दोस्तों की 23 अगस्त 1866, ये डेट्स आपको याद रखने हैं। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत, किसके, प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। ऑस्ट्रिया किसमें शामिल हो, जर्मन संघ में शामिल हो, किसके संधि के बाद, तो प्राग संधि। और कहा सर प्राग संधि क्या, प्रयाग क्या, नहीं, प्राग जो है आपका यूरोप की एक कंट्री है, चेक रिपब्लिक, क्या है, चेक रिपब्लिक एक कंट्री है, ठीक। और ये जो है उसका क्या है, कैपिटल है। जैसे हमारे भारत का कैपिटल क्या है, दिल्ली है, वैसे चेक रिपब्लिक करके देश है, उसका जो कैपिटल है वो क्या है, प्राग है, ठीक है। तो 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जो है वो जर्मन संघ में जाकर के क्या होगा, मिल गया है, फिर जर्मन संघ में जाकर के शामिल हो गया। फिर पहले फ्रांस एवं प्रशा के बीच, किसके बीच, फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध हुआ। सेडान का युद्ध कब हुआ, 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ, यानी फ्रांस और प्रशा के बीच। प्रशा क्या था, जर्मनी का राज्य था ना, और इसके नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का काम शुरू भी हुआ था। तो फ्रांस और प्रशा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ, और इसी युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। फिर पढ़िए, आप आगे देखिए। फिर क्या, बिस्मार्क ने, किन्होंने,
बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट मैंने पहले बताया था विलियम प्रथम थे, तो बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया। कहाँ किया? वर्साय के राजमहल में किया। तो बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कौन थे, विलियम प्रथम थे, ठीक। और इनके प्रधानमंत्री कौन थे? बिस्मार्क थे ना। तो बिस्मार्क ने क्या किया? जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया, ठीक। फिर आपका लास्ट पॉइंट, फ्रैंकफर्ट की संधि। किसकी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और प्रशा के बीच हुई। वही फ्रांस और प्रशा सद्दाम का 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ। फिर फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और प्रशा के बीच हुई। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी, या फिर किस देश और राज्य के बीच में हुई थी? तो क्या होगा? फ्रांस एवं प्रशा के बीच में हुई थी। प्रशा, फिर मैं बता रहा हूँ प्रशा क्या था, तो ये जर्मनी का एक राज्य था। फिर सूडान के युद्ध के बाद, किस युद्ध के बाद? सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। तो आप इन सारे पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में एक बार में लग रहा है कि नहीं यार कुछ चीजें भूल रहा हूं मैं, तो आप पीछे जाएं और जाकर के फिर से इस वीडियो को देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसके पहले के 2 वीडियोस मैंने आई बटन पे आप टच करेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके सारे लिंक्स मैंने दे दिया, आप वहां से भी देख सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो हमारा चैप्टर 1 था, जो कि था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका अंत हो गया, ठीक। इसका मतलब है कि उदय का अंत नहीं हो गया, उस चैप्टर का मैंने आज क्या कहते हैं आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ क्लियर करा दिया। अब आपका जो दूसरा लेसन है वो है भारत में राष्ट्रवाद। तो हम भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैंने बताया था कि मैं आपको हिस्ट्री में 2 चैप्टर कंप्लीट करके ज्योग्राफी में चलूंगा, वहां तो सबसे आपका चैप्टर कंप्लीट करूंगा। फिर उसका इकोनॉमिक्स और ऐसे सिविक्स में जाकर के आपके चैप्टर्स को मैं क्लियर करता जाऊंगा। नोट्स ऐसे ही आपको मिलते जाएंगे, पीडीएफ भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां जाकर के उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, उसको आराम से पढ़ सकते हो, ठीक। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर वीडियो आपको हमारे चैनल की अच्छी लगी हो, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अदरवाइज ना करें, ठीक। तो मैं निखिल सर आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो आपके आगामी भविष्य के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।